हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए या फिर एनडीए स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई जो अलग एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कर रहे हो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की। सो बिना टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है। सीधा शब्दों में लिखें तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी रियल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है या फिर अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो सकती हैं या फिर बहुत ऐसे बहुत कुछ, लेकिन ट्वेल्थ में ज़्यादातर सिर्फ रियल ही है, कॉम्प्लेक्स का भी जिक्र नहीं है। रियल और कॉम्प्लेक्स या अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और भी आ सकती हैं आगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट सिंबल, या फिर बहुत जगह पे कर्व ब्रैकेट का भी यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स लिख लेते हैं, अंदर उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और इसका ऑर्डर होता है 2 × 3। ये बाद में बताएंगे क्या होता है, थोड़ा पहले आगे समझिए। इसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं और इसके अंदर जो लिखा है वो एलिमेंट है। जो ये 1 2 3 है इसको हम लोग रो बोलते हैं और जो 1 4 ऐसे है इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। सो बेसिकली यही होता है, ऑर्डर भी इसी को होते हैं। रो होता है पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर या फिर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उनके ऑर्डर पे उनके मैट्रिसेस डिसाइड होती हैं। इनको जनरली डिनोट करते हैं m×n से, और जो कि m होता है वो डिनोट करता है रो को। m डिनोट्स रो और n डिनोट्स कॉलम। तो इसमें पहला आता है कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स। सो कोई भी एक मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं, 4 1 2, उसको मैट्रिक्स में लिखे, इसको 3×1 कर दिया, तो इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस, जिसमें कि जो कॉलम होता है इसका वो 1 होना चाहिए। दूसरा है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है कि जो m है m=1 है, इसकी कंडीशन होनी चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 लिख दिया, इसका ऑर्डर हो गया 1×3 और कंडीशन क्या है इसकी, m=1। तीसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लिख देते हैं और इसका ऑर्डर 2×4, 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। और इसकी कंडीशन क्या होगी, n शुड बी ग्रेटर देन m या फिर m शुड बी स्मॉलर देन n। फिर फोर्थ पे क्या आएगा, वर्टिकल मैट्रिसेस।
एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर? 4 × 3, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? m शुड बी ग्रेटर देन n। पांचवा आते हैं, ये पांचवा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। इसकी जो मेन कंडीशन होती है वो क्या होता है? m शुड बी इक्वल टू n। कंडीशन m इक्वल्स टू n। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 और नीचे 3 4। ये सिंपल सी 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई जिसमें m इक्वल्स टू n है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत से टाइप्स होते हैं। बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बहुत ढेर सारी मैट्रिक्स आती हैं। जिसमें कि पहला है वो है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स मान लें ए इक्वल्स टू, और मैट्रिक्स के अंदर लिख दें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए, उसके एलिमेंट्स लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसमें ए है, ई है और आई है, इसी ये है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है? डायगोनल एलिमेंट ए ई आई। और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के इसका ऑर्डर 3 × 3 है। और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और क्या है? बी सी डी एफ जी एच, ये सब होने चाहिए 0। ये है डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने को? है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस बहुत बार क्वेश्चन में पूछा आता है, 12th बोर्ड में तो नहीं लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम, मतलब a + e + i इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a। उसको डिनोट कैसे करते हैं? यार ब्रैकेट में a। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं a 0 0 0 e 0 0 0 i। ये है डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है और बाकी सब 0। अब इसी का सेकंड जो है वो होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? वो ऐसी मैट्रिक्स जिनके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सेम होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, दैट इज एक कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं a इक्वल्स टू a 0 0 0 0 a 0 0 0 a नाम दे दिया और इसका ऑर्डर 3 × 3। इसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। अब उसकी तीसरा आता है उसी में जिसे हम सब ज़्यादा जानते हैं और यूज़ करते हैं, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
एंटी मैट्रिक्स तो सिंपल लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 क्रॉस 3 की हो गई। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे ध्यान में रखना हमेशा कि सेट्स की तरह हम वेन डायग्राम की तरह अगर बना देखें एक बार या फिर सेट्स की तरह समझें तो एक जैसे ये इम्पोर्टेंट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, इसको अगर हमने बोल दिया कि ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में आते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स और फिर उसके अंदर आता है स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तब जाके आता है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक दूसरे में ये। उसके बाद अब 6 नंबर पे आता है क्या, ज़ीरो या फिर नल मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं। ज़ीरो 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 सिंपल ज़ीरो है, मतलब हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं 2 क्रॉस 2। ये ज़रूरी नहीं है कि स्केलर हो, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी को ले लो, 3 क्रॉस 2 ले लो। 7th आता है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के भी अपने दो फॉर्म होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहला क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, अंदर लेते हैं ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। तो ये है ट्रायंगल जो बन रहा है, ए बी सी और सी ई एफ को जोड़ते हुए ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब इसी में एलिमेंट होना चाहिए और बाकी जो और सारे एलिमेंट हैं अब ज़ीरो, ऊपर एक ट्रायंगल बनना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी लिख लेते हैं ए 0 0 बी सी 0 डी ई एफ। तो जो इसमें ए सी एफ और एफ ई डी और ए बी डी से बन रहा है ट्रायंगल, इसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और उसके अलावा बाकी सब ज़ीरो। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये भी। 3 क्रॉस 3 इसका लिख। फिर नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। मतलब हम लोग उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कैसे, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसका ऑर्डर m क्रॉस n। जो ए आई जे जो होता है इसमें, ए आई जे ये डिनोट करता है एलिमेंट को। ए आई जी डिनोट्स एलिमेंट। काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होता है ए आई जी के फॉर्म में एलिमेंट इन ith रो। जो आई इसमें है वो क्या है, रो है, और जो जे है वो क्या है, कॉलम। एग्जाम्पल क्या उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे हम लिखते हैं A11 A12 A13 डैश डैश डैश, फिर आगे तो A1n और फिर नीचे आए A21, फिर वही डैश 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 आगे करते चले गए। फिर नीचे अगर इसी में ही आते हैं तो AM1
फिर AM2, फिर डैश 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 AMN, ये जिसकी जनरल फॉर्म में लिखने का। इसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है और बस इसमें एक ही कंडीशन ध्यान रखनी होती है, ऑर्डर सेम है तभी होगा, नहीं तो अनडिफाइंड है। तो यही लिखते हैं, इफ़ ऑर्डर इज सेम if order is same, that is A equals to AIJ ब्रैकेट में उसका ऑर्डर M क्रॉस N एंड B मान लेते हैं इक्वल्स टू BIJ M क्रॉस N A प्लस माइनस B इक्वल्स टू AIJ प्लस BIJ। उसका ऑर्डर जो होगा वो M क्रॉस N ही होना चाहिए, मतलब जो ऑर्डर है वही इम्पोर्टेंट, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज़, तो पहली क्या प्रॉपर्टी आती है, हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव रूल बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, वो क्या होता है, कोई मैट्रिक्स मान लें ए है और बी है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमेशा ट्रू होगा। दूसरी क्या है, एसोशिएटिव। एसोशिएटिव भी ए प्लस और ब्रैकेट में अगर बी प्लस सी लिख दें इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये हमेशा ट्रू होगा मैट्रिसेस के लिए। थर्ड क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स ले लें ए, तो ए प्लस ज़ीरो मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए लिखें तो हमें ए ही मिलना चाहिए, तो वही होता है एडिटिव आइडेंटिटी। कि ऐसा ए में हम लोग ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ए मिल जाए, तो ए में ज़ीरो ऐड करोगे ए मिल जाएगा, तो ज़ीरो जो होता है मतलब नल मैट्रिक्स, वही हम लोग की एडिटिव आइडेंटिटी है। फिर फोर्थ क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, लेते हैं कोई भी ए प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब क्या हुआ कि जो माइनस ए है वो इसका ए का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। फिर इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी इसमें काफ़ी है। पहला चीज़ होता है किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके स्केलर क्वांटिटी से, मतलब स्केलर मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लाई। तो इसमें जैसे के कोई स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं, स्केलर नंबर कोई,
कुछ भी हो सकता है। और कोई मैट्रिसेस है ए और बी, तो ए प्लस बी अगर हम लोग करें उसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा के ए प्लस के बी, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो अंदर के दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे के प्लस एल है, के और एल यहाँ पे दोनों ही स्केलर हैं। इसमें जो के प्लस एल हैं दोनों के दोनों स्केलर हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इस मैट्रिक्स ए से होता है तो ये हो जाएगा के ए प्लस एल ए। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर दूसरा आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर उसका जो प्रोडक्ट है ए और बी वो डिफाइंड ही तभी होगा, उसका रूल होता है, आगे बताते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिफाइंड। बस यही चीज़ में ध्यान रखनी है कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कब मल्टीप्लाई हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। तो कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे, इसका ऑर्डर लिख लें एम क्रॉस एन। और एक दूसरा मैट्रिक्स बी मान लें, बी इक्वल्स टू बी आई जे, उसको एन क्रॉस एल ऑर्डर दे दें, ऑर्डर का नाम। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो एम क्रॉस एन है और ए का जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन और बी का ऑर्डर एन क्रॉस एल है, तो उसको पहले लिख लीजिए नीचे। क्या है एम क्रॉस एन और एन क्रॉस एल, इसको लिखिए एम क्रॉस एन, और बी का क्या है एन क्रॉस एल। तो एन एन देखिए आखिरी में दोनों कैंसिल हो गए, तो जो बचा क्या वो है एम क्रॉस एल। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब उसका जो ऑर्डर आएगा वो होगा एम क्रॉस एल का ऑर्डर का होगा। मतलब जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो एक मैट्रिक्स सी बनेगी ए बी के मल्टीप्लिकेशन से, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा एम क्रॉस एल। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या है प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन कम्यूटेटिव। मतलब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है। ऐसा इन जनरल है, हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए और बी है अगर, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो बी और ए के मल्टीप्लिकेशन से, इन जनरल में, इन जनरल। दूसरा कौन सा रूल आता है? एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और बी सी से मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई हो उसके बाद सी से मल्टीप्लाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। फोर्थ क्या है, सॉरी थर्ड क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई मैट्रिक्स ए से ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो कि वही फिर से मैट्रिक्स आ जाए। तो सीधी सी चीज़ है कि अगर आई है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करो या फिर ए को आई से मल्टीप्लाई करो, आना ए है, तो मतलब आई इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव सीधी है, ए बी प्लस सी हो तो हो जाएगा
ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी होल्ड करता है। इसके बाद कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर ऐसे मान लीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी के तौर पर याद कर लीजिए। जैसे फिफ्थ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। नल मैट्रिक्स लिखी हो, मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स से हो तो हमेशा नल आएगा, नल मैट्रिक्स बनेगी। सिक्स मैट्रिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे ए प्लस बी मैट्रिक्स है, उसका होल स्क्वायर है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि हमने अभी पहले आपको बताया कि ए बी और बी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हों, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे ये समझ में आएगा क्या क्या मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया, और दूसरा 1 2 3 1 2 इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, सबसे पहले तो ऑर्डर देखना पड़ता है कि ऑर्डर मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं होगा। और इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो कैसे होता है, जो पहला रो है जो 1 और 2 है, ये दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, जो 1 और 3 इससे। तो जैसे पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था फिर चेक करना कि ऑर्डर क्या है, तो 3 क्रॉस 2 लिखा और 2 क्रॉस 3 लिखा, आखिरी दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो हमें पता चल गया कि 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, 3 क्रॉस 3 लिख लिया। जैसे कि हमने बताया कि जो पहला रो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6, फिर दूसरे में भी हो जाएगा ऐसी 1 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर 1 2 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा प्लस 4, नीचे 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, ऐसे आगे 0 प्लस 4, और आगे 6 प्लस 8, फिर आगे 5 प्लस 18, फिर 0 प्लस 6, फिर 10 प्लस 12, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे क्या जाएगा, आ जाएगा 7 2 6 15 4 14 23 6 और 22। ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस बाद में आगे और भी वीडियो जो आएंगे उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस है। तो फिर जो नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं इसके बाद आती है वो आती है क्या, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, बहुत कुछ। शुरू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए इक्वल्स टू, एलिमेंट लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, उसको लिख लेते हैं क्या है, ए सी ई बी डी एफ, ये हमने ए का ही ट्रांसपोज लिखा है 2 क्रॉस 3।
ए इज़ ट्रांसपोज ऑफ बी, हमने उसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है, जो रो में था वो कॉलम में कर दिया, जो कॉलम में था वो रो में कर दिया है। पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें वो क्या है, पहला जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज करने से। डायगोनल एलिमेंट जहाँ ए में जहाँ पर थे वहाँ पर अभी भी वहीं पे बी में भी हैं, डू नॉट चेंज। जैसे ए है डायगोनल एलिमेंट और डी है, इसमें भी ए और डी देखिए उसी जगह पे वो चेंज नहीं हुआ है, ए डी वहाँ पे भी वहाँ पर भी वैसी है, और सारे एलिमेंट चेंज होते हैं। और सेकंड क्या है, ऑर्डर रिवर्स पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से पता चलता है कि ट्रांसपोज हुआ है। यहाँ 3x2 था और यहाँ पे 2x3 हो गया, रोज कॉलम में हो गई, कॉलम रोज में हो गई चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेकेंड। उसके बाद जो आता है वो आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स मान लें, उससे पहले वहाँ ये जान लीजिए ये ए ट्रांसपोज का सिंबल कैसे होता है, ए टी से लिख सकते हैं, ए डैश से लिख सकते हैं, ये बुक में भी इस तरह से ही मिलता है, ऐसे ही थोड़ा। तो ये तीन होते हैं सिंपल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए टी इक्वल्स टू, अगर ए है, ए का ट्रांसपोज ए की इक्वल है, तो इसका मतलब, या फिर और देख लेते हैं उसका ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, उसके एलिमेंट्स इक्वल हों तब वो सिमेट्रिक है, इसका मतलब। और दूसरा आता है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वही ए टी, अगर ए टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए की इक्वल हो, या फिर हम कह सकते हैं उसे जो ए आई जे है इक्वल हो माइनस ऑफ ए जे आई फॉर एवरी आई जे, इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें जो पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। कैसे होते हैं वो भी आगे देख लीजिए। डायगोनल एलिमेंट इज ज़ीरो, फॉर, यहाँ बता रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट कैसे ज़ीरो होते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट। तुम्हें पता है डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ए आई आई हो अगर, मतलब रो कॉलम, जिसमें रो कॉलम जो सेम होता है उसी को बोलते हैं, तो एलिमेंट जिसके रो कॉलम सेम हो वही डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो ए आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई आई, ये होता है इसकी सिमेट्री की कंडीशन। दोनों को एक साइड ले आइए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स ज़ीरो, इसका मतलब ए आई आई इक्वल्स ज़ीरो, इसका मतलब जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने ही चाहिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ए ट्रांसपोज का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वो वही ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स फिर से देगा। दूसरी क्या है, ए प्लस माइनस बी होल का अगर ट्रांसपोज है तो हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। थर्ड क्या है, ए बी मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होल का है तो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फोर्थ,
अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज है, जो होता है ए है उसका ट्रांसपोज, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ऑलवेज सिमेट्रिक। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछाते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं। और उसी तरह अगर ए मैट्रिक्स है और माइनस ऑफ ए और ट्रांसपोज कर दें तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कंबाइन कर दें तो क्या जाएगा, पूछा भी जाता है कि एडिशन, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, क्या एडिशन करिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए टी प्लस ए माइनस ए टी, ए प्लस ए टी को पी मान लेते हैं और ए माइनस ए टी को क्यू मान लेते हैं, फिर दोनों को शो करते हैं कि इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स के बराबर है हाफ ऑफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी पूछी जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आगे के अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे के वीडियोस में हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।